हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कृष्ण कुमार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केजे केमिस्ट्री में स्वागत है। आज हम +2 क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो एचबीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड यूनिट का होगी, लेकिन सीबीएसई में फर्स्ट यूनिट हमारे पास होगी। तो सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इसके बारे में +1 में भी पढ़ा जा चुका है, लेकिन +2 के अंदर एक कंप्लीट यूनिट में आ जाता है, जिसके अंदर कुछ और टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। अब विलयन होता क्या, देखो कि एक सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ केमिकली a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition is varied up to a certain limit। यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। एक होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे, किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर में देखेंगे, तो जो पार्टिकल मिलेंगे, हर पार्टिकल की कंपोजिशन ऐसे होगी, यूनिफॉर्मली बटा हुआ मिलेगा, हर जगह पे प्रेजेंट मिलेगा वो पार्टिकल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चीनी का, जिसको पानी में मिला दिया गया था। घुलने से पहले वो हेट्रोजीनियस होगी, लेकिन घुलने के बाद हमारे पास किसका काम करती है, एक होमोजीनियस मिक्सचर का। और वही एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन का एग्जांपल भी होगा। वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे हमारे पास मेटल के एलॉयज हम पढ़ते हैं, जितने भी एलॉयज सारे के सारे सॉल्यूशन ही होते हैं। सिंपल सी बात करें, हमारे पास ब्रास होता है। ब्रास होता है हमारे पास मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। जो ब्रास हम पढ़ेंगे वो एक मिक्सचर मिलेगा कॉपर और जिंक का। ऐसे ही जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल का एक मिक्सचर होता है, जर्मन सिल्वर। देखिए ऐसा एलॉय मैंने आपको ऐसा बताया है जिसका नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन उसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट नहीं होगा। जिंक, कॉपर और निकल, ये तीन हमारे पास मिलेंगे किसके अंदर, जर्मन सिल्वर के अंदर। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें होंगी, मिली हुई होंगी, और सारी की सारी केमिकली नॉन रिएक्टिव होगी। केमिकली नॉन रिएक्टिव का मतलब है जिनको एक बार मिला दिया जाए तो उनको अलग भी किया जा सकता है। जैसे साल्ट प्लस वाटर के सॉल्यूशन में से अगर आप उनको मिला दिया, आपने उसको सॉल्यूशन बना लिया, तो सॉल्यूशन में से शुगर, उसको साल्ट को और वाटर को अलग भी किया जा सकता है। बहुत ही आसान होता है, हीट करके, बाय हीटिंग। हुज कंपोजिशन इज वेरिड अप टू अ सर्टेन लिमिट। यानी सॉल्यूशन में कंपोजिशन हम बढ़ा भी सकते हैं, कंपोजिशन घटा भी सकते हैं। जो सब्सटेंसेस है उनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, दो ही नहीं, दो से ज़्यादा भी आपस में मिलाए जा सकते हैं। लेकिन उनमें एक लिमिट क्या होती है, लिमिट ये होती है कि उनकी कंसंट्रेशन को देखना होता है हमारे पास, कि कंपोजिशन किसकी कितनी मात्रा मिली है, किसकी कितनी मात्रा में नहीं ली। वो क्यों होता है, देखिए आगे हमारे पास। अब सॉल्यूशन की टाइप्स के बारे में पढ़ें तो सॉल्यूशन की टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, देखो एक बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें केवल दो सब्सटेंसेस आपस में मिले हुए होंगे। यानी द सॉल्यूशन इन विच ओनली टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू मेक ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाने के लिए दो ही सब्सटेंसेस आपस में जोड़ेंगे। वो क्या क्या होंगे, उनमें एक होगा सोल्यूट और एक होगा बेटा भाई सॉल्वेंट। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। तो जो हमारे पास सोल्यूट होता है, सोल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, इसकी पहचान कैसे होगी या कैसे हम बताएंगे। तो देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट की एक खासियत हमारे पास होती है कि जो सोल्यूट होता है वो प्रेजेंट होता है इन लेस अमाउंट। जिसकी अमाउंट बहुत कम होगी या किसी दूसरे से कम होगी, वो हमारे पास क्या होगा, एक सोल्यूट होगा। और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है, जो प्रेजेंट होगा इन लार्ज अमाउंट।
जो लार्ज अमाउंट में मिलेगा वो हमारे पास एक सॉल्वेंट होगा, जिसको हम नाम देंगे सॉल्वेंट का, और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट। कंडीशन क्या होती है इसमें, जो सॉल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन ऑलवेज लेस देन मिलेगी या इक्वल मिलेगी किसके, सॉल्वेंट के, और इन दोनों को मिलाने के बाद ही हमारे पास क्या बनेगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, जब इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, आपस में मिला दिया जाएगा। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को जब आपस में मिला दिया जाएगा तभी हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा बेटा। देखो भाई आगे आगे हमारे पास क्या आता है भाई, देखो कि सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं अलग अलग, सॉल्यूशन के अंदर ऐसा हमें पता करना होता है कि कौन सा सब्सटेंस कितनी रेशियो में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, परसेंटेज क्या है, तो उन सभी के बारे में हमारे पास हम पढ़ेंगे आगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं इसकी कंसंट्रेशन के बारे में, जो हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। कुछ एक मेथड हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन कुछ एक में कंसेप्ट हमारे पास कुछ लगेंगे। तो सबसे पहला जो नॉर्मल कंसेप्ट है उनके बारे में पढ़ें, जो स्पेशली कंसेप्ट बताए जाएंगे उनके लिए कुछ बेसिक से लेके हम चलेंगे। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, देखो सबसे पहला पॉइंट आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या होता है, देखो हमें एक बात का पता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जो केवल दो चीज़ों से मिलकर हम पढ़ेंगे, ज़्यादातर इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे तो बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे, टर्नरी या क्वाटरनरी के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बाइनरी लेंगे उसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है हमारे पास सोलवेंट। एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, एक हमारे पास होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। तो अब सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है वो हमें पता है कि एक सर्टेन लिमिट में होगा या लेस देन दैट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट से कम होगा, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया भी जा सकता है और कंसंट्रेशन को घटाया भी जा सकता है। सिंपली आपने पढ़ा होगा 10th में एक चैप्टर हमारे पास आता है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें एसिड जो होता है दो टाइप का होता है, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड, जिसको हिंदी में आपने कहा होगा तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। ये सांद्रता ही है हमारे पास, कंसंट्रेशन का मतलब है सांद्रता निकालना, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे डाइल्यूट एसिड है जिसके अंदर एसिड की मात्रा कम मिलेगी लेकिन वाटर की ज़्यादा मात्रा मिलेगी, कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, वाटर की मात्रा कम मिलेगी। तो ऐसे ही सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन को वेरी किया जा सकता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। तो परसेंटेज में क्या आएगा, देखो कि सॉल्यूशन में अगर किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज हमें निकालनी है, परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि परसेंटेज निकालने के लिए यूज किया जाएगा। इसके टाइप हैं, वो टाइप पढ़ेंगे हम। जैसे सबसे पहले इसकी टाइप आती है बेटा हमारे पास भाई मास परसेंट के। जो मास परसेंट हमारे पास होगा वो क्या होगा, देखो जैसे सिंपली हम बात करें, कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन को बनाने से पहले हमें पता है कि उसके अंदर कितना हमने सोल्यूट का मास डाला, कितना हमने सोलवेंट का मास डाला। तो अगर उनके सोल्यूट और सोलवेंट के मास के बारे में हमें पता है तो हम क्या कहेंगे, देखो कि अगर उस सॉल्यूशन की परसेंटेज हमें निकालनी पड़ जाए तो हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें क्या है, देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे सोल्यूट का मास लिया जाता है, अपॉन में टोटल सॉल्यूशन का मास लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, 100। अगर सोल्यूट को हमने मान लिया किस में मापा है, ग्राम में मापा, और सॉल्यूशन को भी ग्राम में लिया है, तो इसकी यूनिट कोई नहीं आएगी, तो हम साथ में लिखेंगे नो यूनिट। या बता कोई पूछे कि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम तो उसकी यूनिट क्या आएगी, तो सिंपल मास परसेंट आप निकाल रहे हो तो उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। अगर वॉल्यूम परसेंट निकालो, वॉल्यूम परसेंट में क्या आएगा, वॉल्यूम परसेंट भी सेम होगा इसका ही। वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर वॉल्यूम हमने सोल्यूट का लीटर में लिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी अगर लीटर में लिया है, तो इसकी भी हम क्या कहेंगे, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। जैसे ग्राम से ग्राम हुआ था, तो इसमें क्या आएगी यूनिट, इसकी नो यूनिट, इसकी भी कोई यूनिट नहीं आएगी। लेकिन ऐसे ही अगर हम निकाल लें किसके बारे में, अगर हम ऐसे ही परसेंटेज निकालना पड़ जाए हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में हमारे पास क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में एक बात हमारे पास आएगी कि जो सोल्यूट होता है वो तो हमारे पास ग्राम में लिया जाएगा क्योंकि उसका तो मास लिया जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास वो किस में लिया जाएगा, वो लीटर में लिया जाएगा क्योंकि उसमें क्या था, उसका वॉल्यूम लिया जा रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास को अगर ग्राम में लिया तो वॉल्यूम को किस में लेंगे, लीटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसकी हमारे पास यूनिट आएगी ग्राम पर लीटर। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि किस में किसकी यूनिट आती है, किस में यूनिट नहीं लेनी पड़ रही है हमें। देखो सिंपल मास परसेंट लिया था, परसेंटेज होता है, सिंपली हमें पता चल गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अमाउंट को किस टाइप से ले रहे हो आप, किस व्यू से ले रहे हो, वो हमारे पास डिपेंड करेगा। जैसे मास ऑफ अमाउंट को आप ले रहे हो मास में, अमाउंट को आप ले रहे हो वॉल्यूम में। अगर मास परसेंट हमने निकाला तो इसमें सोल्यूट का भी मास आएगा, सॉल्यूशन का भी मास आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंट में देखें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो लीटर में होगा हमारे पास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी लीटर में होगा, तो लीटर से लीटर कैंसिल, इसकी भी कोई यूनिट नहीं आएगी। लेकिन जब हमने मास बाय वॉल्यूम निकाला तो इसमें क्या आएगा, सोल्यूट का तो आएगा मास, लेकिन सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। लेकिन इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी यूनिट, ग्राम पर लीटर हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 100 किया कि किसके लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। तो इनमें फ़र्क क्या है, इन तीनों को किस जगह पे किसको लें, ये हमारे पास अगर देखना हो तो आप ध्यान रखोगे कि मास परसेंट को वहाँ लिया जाता है जहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट, जो सोल्यूट होगा और जो सोलवेंट होगा, अगर सोल्यूट भी हमारे पास सॉलिड हो और सोलवेंट भी हमारे पास सॉलिड हो, तो इसको लिया जा सकता है मास परसेंट को। क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के दोनों हमारे पास सॉलिड होंगे, तो उन दोनों का मास लिया जाएगा, और दोनों का मास लिया जाएगा तो मास परसेंट निकाला जा सकता है। ऐसे ही जब हमारे पास सोल्यूट वॉल्यूम परसेंट की बात करें, अगर सोल्यूट भी हमारे पास क्या हो, लिक्विड हो, और सोलवेंट भी हमारे पास क्या हो, लिक्विड हो, तो इन दोनों का हमारे पास क्या निकाला जा सकता है, वॉल्यूम परसेंट हम निकाल सकते हैं बेटा भी। देखो वॉल्यूम परसेंट कब निकलेगा, जब हमारे पास दोनों की दोनों किस में होंगी, स्टेट दोनों की दोनों सोल्यूट और सोलवेंट की स्टेट क्या होगी, लिक्विड, और लिक्विड से भी क्या बनेगा हमारे पास, लिक्विड ही बनेगा। लेकिन तीसरे नंबर पे बारी आती है किसकी, कि जो हमारे पास सोल्यूट अगर मान लिया किस में हो, सॉलिड में हो, लेकिन जो सोलवेंट हो वो लिक्विड में हो, उनको मिला दिया जाए तो सोल्यूशन हमारा लिक्विड में ही आता है। जैसे एग्जांपल हम लें शुगर प्लस वाटर का। शुगर हमारे पास सोल्यूट है जो मास दे रही है हमें, लेकिन मिक्स करने के बाद सोलवेंट में मिक्स किया तो सोलवेंट लिक्विड में था, मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो वॉल्यूम में ही बनेगा, या फिर हमारे पास लिक्विड में ही बनेगा जिसकी वॉल्यूम ली जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मास तो लेंगे हम शुगर का, अगर शुगर का एग्जांपल लें, लेकिन वॉल्यूम लेंगे टोटल के टोटल सॉल्यूशन का, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो उसका आ जाएगा हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहाँ निकाला जाता है, जब सॉलिड प्रेजेंट होगा, यानी सॉलिड तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट हमारे पास हो सॉलिड, सॉल्यूट हमारे पास क्या हो, सॉलिड, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो, लिक्विड। तो इन दोनों से हमारे पास कौन सा निकल सकता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मास परसेंट कहाँ लगेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहाँ लगेगा, और मास बाय सिंपल वॉल्यूम परसेंट हमारे पास कहाँ लगेगा, किसकी यूनिट बचेगी, किसके अंदर किसकी यूनिट नहीं आएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। देखिए स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को निकाला जाता है। एक जैसे हमारे पास एग्जांपल हम लें, थर्ड जो हमारा मास परसेंटेज के बाद सेकंड ही आएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होगा, देखो स्ट्रेंथ में होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें थी हमारे पास, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम
अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो किस में लिया जाएगा, लीटर के अंदर लिया जाएगा। देखो स्ट्रेंथ में ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो किस में आएगा, ग्राम में, यानी कि मैं सिंपल लिख सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप कहोगे कि ऐसा तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में भी था, लेकिन वहाँ परसेंटेज थी इसलिए वहाँ पे मल्टीप्लाइड में 100 था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 100 नहीं होगा, इसकी सिंपल यूनिट भी क्या होगी, ग्राम पर लीटर होगी। तो इसको हमारे पास सिंपली लेंगे हम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सिंपली इन चीज़ों का पता है हमें तो हम स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। लेकिन आगे कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, एक्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़नी आगे। लेकिन उन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मोल कंसेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है +1 के लिए भी और +2 के लिए भी। अब तक जो इसके अंदर बताया गया वो सारा का सारा +2 का भी है और +1 का भी है। तो आगे आइए हम पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट। तो आइए हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आया हमारा मोल कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है +1 के व्यू से। देखिए सिंपल सी बात हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल होता क्या है, फिर हमारे पास ये पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन मोल को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास मैं बात करूँ आपको, बताऊँ आपको कि एटॉमिक मास क्या होता है, या एटॉमिक मास हमारे पास आया कैसे, इन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हिस्टोरिकल जो हमारे पास बातें होती हैं, हिस्ट्री की जो बातें होती हैं, वो भी कुछ हद तक याद करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो सिंपली बात पढ़ें एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास होता क्या, देखो शुरुआत में जब हमारे पास एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट की गई थी तो सबसे पहले डिस्कवरी आई थी हमारे पास कार्बन की। कार्बन के बाद लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन को इसके रिस्पेक्ट में वे किया गया, इसके रिस्पेक्ट में मापा गया। क्योंकि किसी भी चीज़ को मापने के लिए है ना, हमारे पास एक बेसिक या एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, रेफरेंस पॉइंट की, जिसको लेके हम उन चीज़ों को चलते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं कि आप काउंटिंग करो, काउंटिंग स्टार्ट करो, तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है कि आपने रेफरेंस पॉइंट माना 0 को। ऐसे ही हमारे पास क्या है कि आज के दिन हम जितने भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, उस सारे के सारे एटॉमिक मास एक रेफरेंस पॉइंट को माप के आए थे। एक रेफरेंस पॉइंट हमने माना था जो हमारे पास क्या था, कार्बन। और कार्बन का कौन सा आइसोटोप था, कार्बन के हमारे पास बहुत सारे आइसोटोप हैं, मेनली हमारे पास 3 ही हम बताते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 भी कुछ बता दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर कार्बन 14 के बारे में ही बताया जाता है, जिससे हिस्ट्री की कुछ चीज़ें निकालने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो कार्बन 12 हमारे पास आया। कार्बन 12 के कंपैरिजन में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का वेट निकाला जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि सोडियम है, सोडियम का मास हमारे पास 23 है, तो सोडियम का मास 23 कब है, जब कार्बन का मास कितना होगा, 12 होगा। ये एटॉमिक मास है। देखो वैसे सिंपली हम बात करें एटॉमिक मास है क्या, ये हमारे पास जो निकला है ये सिंपली एटॉमिक मास हम कहेंगे किसका, सोडियम का। लेकिन ये आया कैसे है, ये आया है रिलेटिव एटॉमिक मास एज कम्पेयर टू कार्बन 12। कार्बन के कंपैरिजन में ये निकला तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। लेकिन सिंपली अगर एटॉमिक मास की बात करें या 1 एटॉमिक मास की बात करें, 1 एटॉमिक मास क्या होता है, तो कार्बन 12 जो है इसका 1/12 अगर पार्ट ले लिया जाए तो वहाँ से जो हमारे पास मास आएगा वो 1 एटॉमिक मास होगा। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा। सिंपली बात है कि कार्बन का मास निकाला गया, कितना आया, 12 AMU। AMU कह सकते हो या सिंपली 12 यूनिट्स, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हमारे पास की गई थी उस टाइम कोई ग्राम वगैरह नहीं लिए गए थे, सिंपली यूनिट्स के अंदर मास निकाला गया था। अब अगर 12 हमारे पास यूनिट हैं तो उसका 12वां हिस्सा अगर हम लेंगे तो 12वां हिस्सा कितना आएगा, हमारे पास 1 यूनिट ही आएगा। और उसी 1 यूनिट को क्या कहा गया था, हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU, उसी से निकाला गया था। लेकिन बाद में ये ग्राम, किलोग्राम सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास आई जिनसे सारे के सारे मास निकाले गए। जैसे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम कब आएगा, जब इसी मास को आप किस में माप लोगे, ग्राम में माप लोगे। ग्राम मोलिकुलर मास कैसे आएगा, वो उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मास कैसे आया था। तो सबसे पहले कार्बन का मास आया था। अगर ये पूछे कि कार्बन का मास कैसे निकाला गया, कार्बन का मास निकाला गया था, एक इंस्ट्रूमेंट था मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो लाइटेस्ट एलिमेंट के वेट को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन लाइटेस्ट एलिमेंट कार्बन से भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो लाइटेस्ट है, बहुत ही हल्के एटम हमारे पास हैं। तो क्या हुआ कि कार्बन को ही लेके एक नई हमारे पास क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी
हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एक यूनिट हमारे पास तैयार की गई जिसका नाम था मोल। अब मोल की बात करें, मोल क्या होता है? मोल इज जस्ट ए यूनिट, मोल इज जस्ट ए यूनिट विच यूज सिंपली फॉर काउंटिंग एंटिटीज, विच यूज सिंपली फॉर काउंटिंग एंटिटीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। छोटे छोटे पार्टिकल या वो हमारे पास पार्टिकल जिनका वेट आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उनके एक ग्रुप को इकट्ठा करके उसका मास निकालने के लिए ही हमारे पास एक नई यूनिट ली गई जिसका नाम क्या था? मोल। जैसे सिंपली मैं बात करूं, हम बाज़ार से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, वो डजन वगैरह में लेते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं दर्जन। अब दर्जन में यूनिट कितनी आती हैं? 12 आती हैं। तो ऐसे ही एक मोल जो हमारे पास होगी यूनिट, मोल में एंटिटीज़ होंगी, एक फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होंगी जिनको मापा जाएगा, और उनकी क्वांटिटी को ही हमारे पास मोल कहा जाएगा। मोल वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मोल, अगर सिंपली हम वेट के ऊपर कहें, मोल हमारे पास जस्ट एक क्वांटिटी होती है। अब जैसे मैं सिंपली बात बताऊं आपको, कार्बन जिसका मास 12 है, या फिर मैं ये कह दूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और साथ ही मैं कह दूं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इन दोनों में क्या है? अगर इनमें पूछूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ या इनकी क्वांटिटी बताओ कितनी होगी, तो दोनों की क्वांटिटी कितनी होगी? 1 मोल होगी। क्या 23 ग्राम और 12 ग्राम बराबर होंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मोल जो निकाली गई है वो एक क्वांटिटी है जो एंटिटीज़ को मापने के लिए यूज़ की गई है, ना कि उनकी वेट को निकालने के लिए यहाँ पे। लेकिन इसकी हेल्प से हम वेट वगैरह निकाल सकते हैं बाद में, जब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मोल क्या होता है। मोल क्या है? एक जस्ट यूनिट हमारे पास यूज़ की गई, जिसका यूज़ किया गया किसके लिए? जिसका यूज़ हमारे पास किया गया फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के अमाउंट को निकालने के लिए। अब जैसे सिंपल मैं आपको बोलूँ कि एक हाइड्रोजन के एटम का वेट निकालो, तो एक हाइड्रोजन के एटम का वेट निकालना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम को देखा भी नहीं जा सकता। अगर 10 लाख एटम्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो एक पेज जितनी मोटी परत हमारे पास बनती है। अब 10 लाख की एक पेज जितनी मोटी परत बनती है, तो एक एटम को निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। तो क्या किया गया, यहाँ पे हमारे पास एटम्स का एक ग्रुप लिया गया और उस ग्रुप का वेट निकाला गया, और उतने ही क्वांटिटीज़ का वेट सारे के सारे एलिमेंट्स का निकाला गया, जिससे हमारे पास क्या आया कि उनकी जो फिक्स क्वांटिटी हमने ली है सभी की, वो फिक्स क्वांटिटी ही हमारी क्या कही गई है? मोल। अब जैसे मैं बात करूं कि 12 ग्राम जो 12 यूनिट या 12 ग्राम जो वेट था वो कार्बन का था, तो क्या वो एक एटम का था? वो एक एटम का मास नहीं था, वो कार्बन के 1 मोल एटम का मास था। ऐसे ही 23 में अगर बात करूं कि 23 हमारे पास ग्राम वेट है सोडियम का, तो 23 ग्राम वेट सोडियम का एक एटम का नहीं होगा। 23 ग्राम वेट जो होगा सोडियम का, वो जो हमारे पास एक नंबर आएगा, आगे बताएंगे, 1 मोल क्वांटिटी का मास हमारे पास क्या होगा? 23। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ O2 के 1 मोल का मास कितना होगा? अब एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 का कितना हो गया? 32 ग्राम जो वेट है वो 1 मोल का वेट होगा O2 का, वो एक एटम का नहीं होगा। अगर हमें एक एटम का वेट निकालना पड़ जाए तो एक एटम के वेट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो नंबर्स जो हमने लिए थे, जैसे मैं बताऊं आपको, 1 मोल हमने लिया है, 1 मोल में कोई तो क्वांटिटीज़ ली होगी हमने, वही क्वांटिटीज़ हम डेफिनेशन के अंदर भी बताएंगे आपको कि 1 मोल होता क्या है। 1 मोल जो होता है, इसके लिए 3 डेफिनेशन हमारे पास हैं, तीनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अलग अलग कंडीशंस के ऊपर लगेंगी। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को 1 मोल कहा जा सकता है अगर उसके अंदर पार्टिकल की संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी 1 मोल हो सकती है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 × 10⁻23 हो। वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। आयंस वो हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, इनमें से 1 एटम भी हो सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 1 आयन भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, 1 इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो। अब जैसे सिंपल सी बात है, 1 मोल O2 आ गया, 1 मोल O2 है, O2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो एक इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है? 32 ग्राम है। अगर मैं सिंपल एक एटम की बात करूं कि एक एटम का मास कितना होगा, 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक मोल एटम का आ जाएगा। अगर हम सिंपल एक एटम की बात करें कि अकेले एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा, तो वो हमारे पास निकालने के लिए कुछ मेथड आएंगे जो मैं आपको अब न्यूमेरिकल के हिसाब से करवाऊंगा। जैसे
अलग अलग डेफिनेशंस होंगी और अलग अलग डेफिनेशंस को लेके ही अलग अलग टाइप से हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर क्वांटिटी कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसकी क्वांटिटी को हमने क्या कह दिया था, 1 मोल कह दिया था। और ये नंबर जो हमारे पास है ये है एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। जैसे सिंपली बात करें, 1 मोल O2 का मास हमारे पास कितना था, 32 ग्राम था। अगर 1 मोल O2 का मास हमारे पास 32 ग्राम था तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल के अंदर तो इतने पार्टिकल्स होंगे। तो इतने पार्टिकल्स है तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल्स में आएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल्स जो थे इनका मास कितना था, 32 ग्राम था। अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकालना पड़े, एक मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, 32/6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मॉलिक्यूल का आया, किसके मॉलिक्यूल का, O2 के मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर मैं बात करूं एक एटम, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना पड़े तो क्या आएगा हमारे पास, 32/6.022 इंटू 10⁻23। ये मास कितने का था, 2 एटम्स का था, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 एटम होंगे। तो एक का अगर एटम का निकालना तो इसको किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एटम का मास आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। जैसे सिंपली बात करें हम, पोटेशियम हमारे पास है, पोटेशियम का मास सिंपली कितना होता है, 19। अब एक एटम का मास निकालना है, तो एक एटम का मास सिंपली निकालना है तो हम क्या करेंगे, 19 को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा। ऐसे ही कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जो मास है वो कितने का है, 6.022 इंटू 10⁻23 का मास कितना है, 12 ग्राम है। अगर एक एटम का निकालना पड़े तो कितना आएगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास कितने का आएगा, एक एटम का मास आएगा। अब सिंपली अगर आप देखो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो समथिंग 1.99 समथिंग आएगी। तो अगर एक ही एटम का मास निकालना पड़ जाए तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है कि एक एक एटम का मास निकालें हम। और ऐसे हम कोई भी रिएक्शन भी यूज़ नहीं करते कि जहाँ पे एक एक एटम की रिएक्शन करवा रहे हो। हम क्या करते हैं, मोल्स में लेते हैं सभी को। एक मोल हमारे पास क्वांटिटी इसलिए बनाई गई थी, फंडामेंटल यूनिट, 7th फंडामेंटल यूनिट हमारे पास होगी, जिसकी यूनिट हमारे पास सिंपली मोल ऐसे नोट करते हैं हम। इस यूनिट का यूज़ ही इसलिए किया गया था, किस लिए किया गया था कि हमारे पास जो एटम, एक एटम हमें ना लेना पड़े, एक ग्रुप ऑफ एटम्स लेके चलें हम, और उस ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी हो जिनका मास भी हमारे पास क्या आएगा, फिक्स आएगा। ये हमारे पास मोल का कंसेप्ट था फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या हो। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बताया था, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उस सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होगी वो 1 मोल होगी। अब मैं सिंपली बात करूं कि 32 ग्राम हमारे पास वेट है ऑक्सीजन का, तो इसकी अमाउंट बताओ कितनी होगी, तो कितनी होगी, 1 मोल होगी, 1 मोल होगी। अगर मैं कहूं कि 12 ग्राम हमारे पास कार्बन है, 12 ग्राम हमारे पास कार्बन है, तो उसकी हमारे पास वेट क्वांटिटी बताओ कितना होगा, 1 मोल होगा। अगर मैं कहूं कि पोटेशियम का 19 ग्राम हमारे पास, कोई भी 19 ग्राम हमारे पास पोटेशियम है, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी होगी, 1 मोल। यहीं से सेकेंड डेफिनेशन भी हम निकाल सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन में क्या आएगा कि मोल अगर निकालने हों, किसी भी सब्सटेंस के मोल अगर निकालने हों तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए, क्या, उसका गिवन मास और उसका मोलिकुलर मास। कि अगर सेकेंड डेफिनेशन में हमारे पास क्या आएगा कि मोल अगर हमें निकालने हैं मोल्स, तो वो किसके इक्वल आएंगे, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हम लेंगे उसका गिवन मास हमारे पास होना चाहिए, और उसका मोलिकुलर मास अगर होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसके मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे सिंपली अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके पास कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 हमारे पास है, 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 है, और मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ H2SO4 के कितने मोल्स होंगे। तो निकालने के लिए क्या आएगा, देखो जो 49 ग्राम हमारे पास है ये हमारा कौन सा वेट है, गिवन वेट या गिवन मास,
और जो H2SO4 का खुद का मास होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोलिकुलर मास। अब सिंपल सी बात है, मैंने सिंपल एटॉमिक मास बताया था। मोलिकुलर मास क्या होता है, एटम्स के जुड़ने से मोलिक्यूल बनते हैं, तो एटॉमिक मास के जुड़ने से मोलिकुलर मास बनेगा। अब सिंपल देखो, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आएगा 36.5, ये हमारे पास मास आ गया HCl का। ऐसे ही H2SO4 जब बना है तो H2SO4 के अंदर जो टोटल हमारे पास इसका मोलिकुलर मास आएगा वो उसके इंडिविजुअल एटम्स के मास का सम आएगा। जैसे H2SO4 हमारे पास है, इसका मोलिकुलर मास हम निकालें, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 या 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना है 1 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस O4, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा 4, तो इसका मास हमारे पास कितना आ गया 64। तो इन सभी को ऐड हम करें तो हमारे पास मास कितना है इसका 98 ग्राम। ये हमारे पास 98 ग्राम जो मास आया है कौन सा है इसका मोलिकुलर मास। अब इसको इस क्वांटिटी में रखेंगे, इस जो हमारे पास फॉर्मूला था इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा, गिवन मास कितना था 49 ग्राम, अपॉन में मोलिकुलर मास कितना था 98 ग्राम, तो इसको अगर कैंसिल करें तो कितना आया हाफ मोल हमारे पास आया, हाफ मोल। तो ये मोल को निकालने के लिए हमारे पास सेकंड डेफिनेशन होगी कि अगर हमें मोल निकालना है तो मोल को कब निकालेंगे, जब उसके गिवन मास को उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास मोल्स निकल जाएंगे। अगर मोल हमारे पास 1 आ जाए, 1 कैसे आएंगे, जैसे यहाँ पे 49 की बजाय मैं कह देता कि आप 98 ग्राम H2SO4 का मोल निकालो, तो यहाँ भी 98 ग्राम होगा। अगर यहाँ भी 98 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा 1 मोल, कितना बच जाएगा हमारे पास 1 मोल। अब 1 मोल कैसे बचेगा, जब गिवन मास और मोलिकुलर मास क्या होंगे इक्वल। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 1 मोल की डेफिनेशन में क्या कह सकता हूँ, द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 मोल इफ इट्स गिवन मास इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास। कि अगर इसका गिवन मास भी 98 ग्राम है और इसका मोलिकुलर मास भी 98 ग्राम है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी होगी 1 मोल होगी। ऐसे ही HCl की बात करें, अगर मैं ऐसे कह दूं कि HCl 36.5 ग्राम ऑफ HCl है, उसका हमारे पास ये बताओ कि मोल कितने होंगे, तो आपको पता है कि इसका खुद का वेट भी कितना है 36.5 ग्राम और मैंने गिवन वेट भी कितना दिया 36.5 ग्राम, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी कितनी होगी हमारे पास 1 मोल होगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर गिवन मास और मोलिकुलर मास हमारे पास क्या आ जाए इक्वल आ जाए तो क्वांटिटी 1 मोल होगी, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो उनका जो रेशियो आएगा वही हमारे पास क्या होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल होगा। बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, आगे देखेंगे थर्ड डेफिनेशन। जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आती है, थर्ड डेफिनेशन में क्या होगा, थर्ड डेफिनेशन में ये बताया गया, थर्ड डेफिनेशन को स्पेशली लिया गया जो वो गैसेज के लिए लिया गया। और गैसेज में क्या बताया गया कि अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ, या फिर सिंपली मैं ऐसे बताऊंगा एट STP स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम बात करें क्या कि किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर अगर है, अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, प्रेशर कितना होता है 1 atm और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 73.16 केल्विन, या फिर इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास होता है। तो 22.4 लीटर अगर गैस हमारे पास है स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, तो इसका मतलब उस गैस का हमारे पास जो वॉल्यूम क्वांटिटी होगी वो भी हमारे पास कितनी होगी 1 मोल। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP is 22.4 liter, then the quantity of gas is said to be 1 mole। उसी जो गैस होगी बेटा हमारे पास, उसी गैस की जो क्वांटिटी हमारे पास होगी भाई वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 मोल हो जाएगी। सिंपली जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है 11.2 लीटर 11.2 लीटर ऑफ N2 एट STP मैंने ले ली कि नाइट्रोजन जो हमारे पास है डाई नाइट्रोजन वो हमारे पास
एसटीपी के ऊपर मैंने कितना वॉल्यूम ले लिया, उसका वॉल्यूम मैंने लिया बेटा भाई हमारे पास कितना भाई 11.2 लीटर। तो अगर इसके मोल्स आपको निकालने पड़ जाए तो आप क्या कहोगे? देखो हमें एक बात का पता है कि 1 मोल जो होगी, 1 मोल ऑफ N2 जो होगी उसका भी बेटा हमारे पास भी वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। या फिर सिंपली मैं आपको कहूँ कि अगर मेरे पास 22.4 लीटर गैस है N2 तो वो कितना होगा 1 मोल होगा। सिंपली बात है, इसको उल्टा भी ले सकते हैं हम, 22.4 लीटर ऑफ N2 उसके अंदर मोल अगर मैं कहूँ तो कितने हो जाएंगे 1 मोल। कईयों को ऐसे समझ में नहीं आता तो इसलिए ऐसे बताया। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास गैस है कितनी 11.2 लीटर, 11.2 लीटर अगर हमें निकालना तो उसको कैसे निकालेंगे? उसको ऐसे निकालेंगे कि अगर 1 लीटर हमारे पास N2 आ गई, 1 लीटर N2 आ गई तो 1 लीटर में क्या होगा 1/22.4 लीटर मोल हो जाएंगे। आई बात ध्यान में, कितने मोल हो जाएंगे 1/22.4 लीटर। और हमें निकालना कितने में 11.2 लीटर ऑफ N2 के अंदर, तो इसमें निकालना तो क्या आएगा 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाई 11.2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे और इसके मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास हाफ मोल्स। ये आप निकालोगे ऐसे। तो थर्ड डेफिनेशन समझ में आई सभी को कि जिस भी गैस का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा 22.4 लीटर होगा, उसका हमारे पास मोल्स कितने होंगे 1 मोल होंगे। और अगर उसका वॉल्यूम हमारे पास हाफ कर दिया जाए एसटीपी के ऊपर ही तो उसके मोल्स भी कितने हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। अगर इसी के मैं अगर आपको बात करूं, इसी का वॉल्यूम मैं कह देता आपको कि 44.8 लीटर है तो इसी के मोल कितने हो जाते हैं डबल हो जाते हैं, यानी 2 मोल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड डेफिनेशन होगी। इसके अंदर कुछ बेसिक्स ही आपको बात बताता हूँ मैं। जैसे सिंपली मैंने बताया था आपको क्या कि हमने वॉल्यूम कितना लिया था गैस का 11.4 लीटर। तो इस वॉल्यूम से 11.2 लीटर सॉरी, तो इससे हमारे पास क्या और क्या क्या निकाल सकते हैं हम। देखो अगर 11.2 लीटर मेरे पास N2 है तो इसके मोल से निकाल सकते हैं हम। मोल से निकल गए तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे। कैसे? देखो हमें एक बात का पता है कि 1 मोल ऑफ N2 के अंदर 22.4 लीटर गैस है, या फिर 22.4 लीटर ऑफ N2 के अंदर एट STP कितने मोल होते हैं 1 मोल। ये भी बात सही हमारे पास होगी। तो आगे पे बेटा हमारे पास के अगर इसके अंदर मैं ये पूछूं कि N2 के मॉलिक्यूल पे बेटा कितने होंगे तो कैसे निकालेंगे कि N2 के मॉलिक्यूल को निकालेंगे हम ऐसे कि 22.4 लीटर में अगर 1 मोल है तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल के अंदर तो पार्टिकल्स की संख्या इतनी होती है। अगर इतनी पार्टिकल्स की संख्या होती है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 22.4 लीटर अगर N2 होगी तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 होंगे। और उनका वो भी कितना होगा हमारे पास 1 मोल होगा। अगर मोल ही यहाँ पे कितने आगे थे हाफ मोल आगे थे तो इसका मतलब ये भी कितना होगा हमारे पास हाफ होगा। मोल आधे आ जाएंगे हाफ आ जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। अगर यहीं से एटम्स की संख्या निकालनी हो तो ये तो क्या थे हमारे पास मोल्स थे, अगर एटम्स की संख्या निकालनी तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके नंबर ऑफ एटम्स। क्योंकि ये मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो एटम्स को ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपली समझ में आया। अब इसके ऊपर एक जस्ट एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे जो आसान सा होगा हमारे पास बिल्कुल ही। जैसे आगे देखिए बेटा भाई हमारे पास न्यूमेरिकल हम करेंगे। जस्ट सिंपल एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन हमारे पास कैसे हो सकता है, देखो क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा कि कैलकुलेट द मास ऑफ SO2 if its volume at STP is, अगर उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है बेटा STP के ऊपर कितना होगा 5.6 लीटर। अगर उसका वॉल्यूम STP के ऊपर 5.6 लीटर अगर हमारे पास होगा तो उसका बेटा भी हमारे पास मास निकालना पड़ेगा। हमें कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ आना चाहिए। देखो हमें एक बात का पता है कि जो ये हमारे पास कि 22.4 लीटर जो गैस होती है ना लीटर ऑफ SO2 इसकी क्वांटिटी 1 मोल होगी। तो 1 लीटर ऑफ SO2 कितना होगा 1 लीटर ऑफ SO2 अगर ये देखें तो क्या आएगा 1/22.4 लीटर। तो ये हमारे पास मोल आ जाएंगे इससे।
किसके, जब 1 लीटर होगा। लेकिन हमारे पास है कितना, हमारे पास लीटर कितना है 5.6 लीटर ऑफ SO2 है। तो इसके मोल्स निकालेंगे तो क्या आएगा 1/22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 5.6। तो ये कितने पे कटेगा, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कटेगा 4 पे। तो मोल कितने आ गए 1/4 मोल्स। इतने मोल हमारे पास आ गए, मोल्स निकल गए। अब मोल्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो मोल्स निकालने के बाद हमें एक बात का पता है क्या, कि अगर हमारे पास मोल हमने निकाल लिए तो बेटा भाई हमारे पास क्या था भाई, जो मोल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास तो निकालना ही है हमें। मोल्स कितने हैं, मोल्स हमारे पास आ गए 1/4 इज इक्वल टू गिवन मास, ये हमें निकालना अपॉन मोलिकुलर मास। बेटा भाई मोलिकुलर मास में क्या आएगा, सल्फर का मास जो होता है बेटा 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का इनका भी कितना होगा 32, और टोटल का अगर हम देखें तो कितना आएगा बेटा 64। तो अपॉन में क्या आ गया 64। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हम क्या गिवन मास अगर निकालेंगे तो गिवन मास कितना आएगा बेटा भाई 64 अपॉन में 4, ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 16 पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अगर गिवन मास देखें तो कितना आएगा 16 ग्राम। अब यहाँ से क्या हमारे पास समझ में आया कि जो 5.6 लीटर वॉल्यूम होगा ना वो कितनी गैस का होगा, वो 16 ग्राम गैस का वॉल्यूम होगा बेटा, कितना 5.6 लीटर। अगर इसके वॉल्यूम को दुगुना कर दिया, इसके मास को दुगुना कर दिया जाए, यानी मास को मैंने कर दिया 32 ग्राम गिवन मास को, तो हमारे पास वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 11.2 लीटर हो जाएगा। अगर इसके वॉल्यूम को मैं, इसके मास को मैं 4 गुना कर रहा हूँ, 4 गुना कर रहा हूँ तो इसका मतलब 64 ग्राम कर रहा हूँ, तो बेटा इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा भाई 22.4 लीटर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। नॉर्मल सिंपली हम देख सकते हैं, सिंपल से एग्जांपल होंगे। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स से नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, उन सभी के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो इसको देखने के लिए आप इसको इसके अंदर जो भी चीज़ समझ में ना आई हो वो कमेंट करें, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी प्रॉब्लम्स को ले सकें, और इसको वीडियो को पूरा से पूरा देखें ताकि आपको सारा का सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।